हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 विषय पृथ्वी हमारा आवास और चौथा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं हम मानचित्र। तो चलिए शुरू करते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। तो आओ कुछ करके सीखें। एक रबड़ की पुरानी गेंद लें और उस पर कोई रेखा चित्र बनाएं। आप उस पर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को भी चिन्हित कर सकते हैं। अब चाकू से इस गेंद को काटें तथा उसे चपटा करने की कोशिश करें। देखेंगे कि किस प्रकार रेखा चित्र का रूप बिगड़ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक मानचित्र की। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों या राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। तो सबसे पहले दूरी की बात करेंगे। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, और यह कहते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के लिए 500 किलोमीटर को दर्शाता है को छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आओ कुछ करके सीखें। चित्र 4.1 को देखिए। एक पैमाना बना है। इसका उपयोग स्थानों के बीच की दूरी मापने में किया जाता है। उदाहरण के लिए एक कुआं एक वृक्ष के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि वास्तविक दूरी 50 मीटर है। अब एक पोस्ट ऑफिस ए एवं करीम के घर ई के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि स्थल पर यह दूरी 120 मीटर है, लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे ई से ए पर नहीं जा सकते। आपको सड़क पर चलना होगा। अब हम लोग पैदल तय कर जाने वाली दूरी
ई से सी, उसके बाद सी से एम, एम से बी तथा बी से ए को मापते हैं। सभी दूरियों को जोड़ दें, यह करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक की कुल दूरी होगी। तो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है जो अभी हम बात कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे दिशा की। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। इसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 जो दिखाई दे रहा है में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बंधु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 जो अभी ऊपर है से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान दिशा और दुकानों से विद्यालय की दिशा। इस दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। प्रतीक, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियां एवं कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। देखिए ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब रेलवे लाइन के लिए यहाँ पर 3 आपको दिखेंगी, सड़कों के लिए कच्ची और पक्की सड़कों के लिए 2 चिन्ह दिखेंगे आपको। अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला की सीमाओं के लिए आपको ये दिखेंगे। मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी तो वहाँ पर गहरी, फिर राज्य सीमा है तो हल्की, और बिल्कुल अगर डैश डैश लाइन है तो जिला। नदी के लिए इस नदी के जैसा, कुएं के लिए डॉट, तालाब के लिए इस तरह पानी का सोर्स, और नहर के लिए इस तरह से, और पुल के लिए ये। तो ये चिन्ह आप समझ गए होंगे। पेड़ घास के लिए आपको नीचे हरे ये दिखाई देंगे, है ना। इस तरह से ये देखिए, ये एक नक्शा है जिसमें विद्यालय को इस तरह दिखाया गया है। डुमरी, नदी, वसंतपुर ये गांव का नाम है इस तरह से ना, सुंदरपुर ये गांव के नाम तो लिख देंगे इस तरह से। और पुलों, सड़कों और दिशा देखो यहाँ पर उत्तर दिशा लिख रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने इसको यहाँ तक, ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं, है ना। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखा चित्र, रेखा चित्रण एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहा जाता है। खाका, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक मानचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। आओ कुछ करके सीखें। स्कूल भवन NCERT वेब पोर्टल देखें। इस पोर्टल पर उपलब्ध सैटेलाइट चित्रों पर अपने आस पड़ोस का मानचित्र ऑनलाइन बनाएं। देखिए इसके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा दृष्टि से मोस्ट हैं, ज़रूर पढ़ें इनको ना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।
सबसे पहला प्रश्न है, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए, मैं तो बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि 3 मुख्य घटक कौन कौन से हैं। अगर आप इसको अपनी किताब में लगाना चाहें तो आप इसका उत्तर यहाँ पर लगा सकते हैं कि मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। यहाँ पर दिख रहा होगा ना, ये बीच में लाइन दिख रही है। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ये पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है। हाँ, दूसरा प्रश्न देखिए, प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं। प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं, दिशा को दिखाने वाले कौन कौन से बिंदु हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। देखिए, यहाँ पर प्रधान दिग्बिंदु यह देखो, 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को दिखाया गया है, वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। ठीक है। वे 4 दिशाएं हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। ठीक है। ये जो 4 दिशाएं हैं ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इनके बीच की जो बिंदु है, इनको प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। ठीक है। तो आप कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, यहाँ से चित्र 4.2 है ना, यहाँ से इसके बाद में शुरू करेंगे। 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है, वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। यहाँ तक लगा लीजिए, है ना। तो 4 दिशाओं को 4 प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। आप नाम भी लिख सकते हैं इनके। अगला है, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मानचित्र के पैमाने से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेगा, पैमाने में, है ना, शुरू में, दूरी में। देखो, मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है या कहे जाते हैं, जो कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींच जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से बनाया जाता है। 1 मिनट, पैमाने के बारे में यहाँ पर क्या कहा जा सकता है। वास्तविक दूरी तभी संभव है जब आप एक छोटी दूरी स्थल से दूरी व्यक्त करती है तो पैमाना चुना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पैमाने के बारे में बिल्कुल ऐसा तो उत्तर नहीं दे रखा कि आप इसको लिख सकें, आप इसको अपने अनुसार बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 3 3 6 7, ये जो 7वीं लाइन है ना, यहाँ से पढ़ना शुरू करें। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है ना, चुना जाता है ना। ये वाली लाइन, यहाँ पे जो पैमाना लिखा हो ना, यहाँ से और यहाँ तक का अनुपात होता है, इसको आप उत्तर के रूप में लिखें। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। उसके अलावा अगला प्रश्न है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों। तो इसका उत्तर आपको फिर से ऊपर ही चलेंगे, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र, आप मानचित्र में चलेंगे। यहाँ पर देखिए, दूरी, आप चलेंगे यहाँ पर, यहाँ पर पढ़ें आप शुरू में, ऊपर से ही है ना, जो पहली लाइन है ना, पिछले अध्याय में ग्लोब के बारे में महत्व पढ़ चुके हैं। यहाँ इस लाइन छोड़ें, उसके बाद में यहाँ से शुरू करें। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्य, जिलों, शहरों और गाँवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा जाता है, लेकिन यह गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना संभव नहीं है। अब आपका सही प्रश्न यहाँ से होगा, मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को तथा कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र पर में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ से ये जो इसका प्रश्न थोड़ा बड़ा होगा, ये आप देखिए, यहाँ ग्लोब से लेकर आप इसको यहाँ तक लिखें। कुछ तथ्य दर्शाता है, दूसरे मानचित्र तथ्य हो सकते हैं। बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एटलस बन जाता है ना। तो इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको तथ्य दर्शाता है यहाँ तक लिखें इसको। ठीक है, तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। तो बड़े पैमाने वाला मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, बड़े पैमाने वाला, इसका आंसर होगा बड़े पैमाने वाला। 7वां प्रश्न है,
प्रतीक किस प्रकार हमारे मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? तो ये प्रतीक वाले हिस्से में चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका छोटा सा आंसर होगा, किसी भी मानचित्र का प्रमुख तीसरा प्रमुख घटक है। किसी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृति जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्रीय भाषा को नहीं जानते तब भी आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, ठीक है। तब आप इन चिन्हों की सहायता से मानचित्र से आसान जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना दूसरा सही उत्तर चिन्हित कीजिए। यहाँ पर चिन्ह लगाना है। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं कौन से? भौतिक, थीमेटिक या राजनीतिक? तो इसमें आपका उत्तर होगा थीमेटिक मानचित्र, ठीक है। ये सिर्फ जंगलों को दिखाता है ना। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है जलाशयों को। दिक् सूचक का उपयोग होता है दिशा दिखाने के लिए, मतलब मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए। पैमाना आवश्यक है किसके लिए? मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए। तो इसका सही आंसर है मानचित्र के लिए, ठीक है। तो ये हमारे इस पाठ के प्रश्नोत्तर हो गए। आपको प्रश्नोत्तर करने में कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें तो मज़ा आ जाएगा। चलिए अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।